हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ राहुल और मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी के एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कमोबेश 2 मंथ बचे हैं। और कमोबेश क्या, एकदम फिक्स हमारे पास 2 मंथ बचे हैं। और अभी आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, अगर उनको सुधारा जाए तो अभी भी आपके कंधे पर 2 स्टार लग सकते हैं। आपके सपनों की जो जिंदगी है वो आपको मिल सकती है। वो क्या गलतियां हैं उनको आप ना करें तो ये ऐसा हो सकता है, आपके 2 स्टार लग सकते हैं। तो बारी बारी से उन सभी गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट को डील करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देना है। सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग को इतना कर लें, इतना कर लें, इतना कर लें, इतना अच्छा कर लें कि आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ में रीजनिंग और मैथ होने लगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग को नहीं करेंगे तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं। मैं उसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा कि एसएससी का विद्यार्थी है जिसकी हाइट है 168 cm, वो इधर 100% अप्लाई करता है। और वो अगर इधर अप्लाई करता है तो उसका मैथ रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको उन विद्यार्थियों से compete करना है जो विद्यार्थी एसएससी के हैं, तो आप बेहतर यही है कि आप मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले अच्छा करने की कोशिश करें। ऑलराइट, वो मैथ रीजनिंग में आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे, वो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी फाइट करेंगे। तो उनसे अगर आपको compete करना है, उनसे आपको अच्छा अपने आप को लाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, तो मैथ रीजनिंग को आपको अच्छा करना होगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग में मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैथ के बारे में कहना चाहूँगा। अभी आप जितना तो जान चुके हों क्या करना है क्या नहीं करना है, और शायद में कर भी चुके होंगे। छोटी छोटी गलतियाँ उनको आप सुधार लें। मैथ रीजनिंग में सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैथ में आप अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा फोकस करें। अर्थमेटिक में आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतने ही अच्छी एक्यूरेसी आपको मैथ में देखने को मिलेगी। बारी बारी सभी सब्जेक्ट को हम लेंगे। मैथ में आप अगर अर्थमेटिक को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी मैथ से। मैथ में भी मैं आपको कुछ टॉपिक बताना चाहूँगा स्पेसिफिक, जिन पे आप ज़्यादा फोकस करें। आप सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को अच्छा कर लें। नंबर सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है, उसमें यूनिट डिजिट हैं, आप उसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। आप जो डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, वो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा डिवीजर वाला कॉन्सेप्ट होता है, डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप अच्छी तरीके से कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। और फिर हम सेकंड अगर आगे फर्दर अगर जाएं तो एचसीएफ एलसीएम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसी का पार्ट कह सकते हैं नंबर सिस्टम का। फिर हम फर्दर जाएंगे आगे, परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ ऑल अर्थमेटिक। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि देखो, परसेंटेज अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप प्रॉफिट लॉस अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप SICI अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट लगते हैं कहाँ पर, तुम्हारे रेशियो प्रोपोर्शन में भी कंपैरिजन जब होता है कि 20% ज़्यादा 20% लेस है, ऐसे करके, तो वहाँ पर भी आपके परसेंटेज कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो परसेंटेज अगर आपका अच्छा होगा तो ये सारे जगह पर आपको हेल्प देखने को मिलेगी, सारी जगह पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उधर आपको वहाँ पर भी ये यूज होता है तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस में, TSD में, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज को आप अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है और इसके बेसिक्स का आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप और भी जो भी टॉपिक हैं उनमें आपको मदद देखने को मिलेगी। आप इस तरीके से आप अर्थमेटिक करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस में करें। सबसे पहले परसेंटेज करें और इसका फायदा आपको और टॉपिकों में भी देखने को मिलेगा। TSD से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कमोबेश आप अर्थमेटिक को एक अच्छी तरीके से कोशिश करें, ठीक है। और उधर मेंसुरेशन चले जाएं एडवांस में, उधर भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने मैथ्स को सुधारने की कोशिश करें। और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर मेंसुरेशन अच्छा कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और फिर एग्जामिनर की पता नहीं है कि क्या दे दे आपको। और आप इस तरीके से आप मैथ कर लें। और मैथ में आपको
इस समय पर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलतियाँ हैं उनको सुधारने की कोशिश करें और जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बताया उस तरीके से सुधारने की कोशिश करें। अब आते हैं रीजनिंग की ओर में। रीजनिंग इज आल्सो बहुत मैं आपको पहले ही कह दूं, और मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग को भी आपको अच्छा करना होगा। रीजनिंग में आप एसएससी की सबसे पहले एक जो रीजनिंग है उसके अच्छे तरीके से उसके ओवरव्यू हो लें, उससे आसपास अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा बैंक लेवल भी इसमें ऐड हो जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजप्शन है, स्टेटमेंट असर्शन है, ये आपके अच्छे नहीं है, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट भी देखने को मिलता है, इनको अच्छा करने की कोशिश करें भाई साहब। अगर आपने ये अच्छा कर लिया ना तो आप काफ़ी सारे विद्यार्थियों से बहुत आगे होंगे। यही विद्यार्थियों को आगे ले जाएगा, यही विद्यार्थियों को पीछे ले जाएगा, और यही विद्यार्थियों को 100% एक्यूरेसी देगा रीजनिंग में। अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग कर लिया, वो सीरीज वगैरह है और एनालॉगी है और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ये सारे कमों के सभी कर लेते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी को दुविधा होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना रीजनिंग कर लें। ये मैथ रीजनिंग हो गया आपका। फिर मैं आता हूँ आपको, और इसी सीक्वेंस में करना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा। फिर आते हैं हिंदी की ओर में। हिंदी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हिंदी इजी सा टॉपिक है। आप अच्छी तरीके से पहले ग्रामर करने की कोशिश करें। ग्रामर अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आप 30+ क्वेश्चन आसानी से आप रीजनिंग में कर पाएंगे, ठीक है। फिर उधर आप साहित्य की ओर जाएंगे। साहित्य में थोड़ा सी आपको हर्डल्स आएंगे, तो साहित्य को अच्छा करने की कोशिश करें। ग्रामर हर कोई विद्यार्थी कर रहा है। फिर आप जाएंगे जीएस की ओर। जीएस में आप क्या करें कि आप एक सीक्वेंस में आपको बताता हूं जिससे आपको बेनिफिट होगा जीएस में, और इसी सीक्वेंस से आप करना। आप सबसे पहले जीएस में मेरे अकॉर्डिंग, और 100% आपको फायदा मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, आप जीएस में सबसे पहले आप कोशिश करें पॉलिटी की। पॉलिटी को आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। पॉलिटी को आप सबसे पहले प्रायोरिटी दें। पॉलिटी अगर आपने अच्छी कर ली तो ये समझ लेना आपने जीएस की बहुत अच्छी शुरुआत कर ली है। पॉलिटी के बाद में आप जाएं बीएनएस की ओर, भारतीय न्याय संहिता। आप अगर उसको अच्छा कर लेते हैं तो आप ये समझ लेना आपने एक अच्छी शुरुआत कर ली है जीएस की, ऑलराइट। और इसके बाद में आप हिस्ट्री कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। यही सीक्वेंस रखना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, अगर सबसे पहले आप हिस्ट्री करने बैठ गए, पॉलिटी ज्योग्राफी करने बैठ गए, तो आपको शायद में ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपने पॉलिटी की, बीएनएस की, तो सबसे पहले आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आप इतना कर लेते हैं कि आप मान लो सबसे पहले पॉलिटी करते हैं, फिर बीएनएस करते हैं, फिर उसके बाद में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी करते हैं, फिर उसके बाद में आप साइंस कर लेते हैं। इस तरीके से आप सीक्वेंस में रखते हैं अपने आप को जीएस में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 20 क्रॉस आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर कोई मेरिट डिसाइड नहीं करूँगा, ये मेरिट ऑलरेडी ऐसे डिसाइड नहीं की जा सकती है। मेरिट डिसाइड होगी आपके एग्ज़ाम के जो लेवल होगा उसके आधार पर, तो मेरिट यहाँ पर नहीं करेंगे। अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, यही मेरिट होगी आपकी। आप अपना जितने आपको अपने आप को निकाल सकते हैं वही मेरिट है। और मैं और सब्जेक्टों की मना नहीं करूँगा। अगर आप अपने आप पर काम कर सकते हैं तो आप इकोनॉमी करें, आप करंट अफेयर भी करें, आप स्टैटिक भी करें, और आप यूपी स्टैटिक होती है उसको भी करें। मैं उसको भी मना नहीं करूँगा, लेकिन आप सबसे पहले जो सीक्वेंस में रखें वो आप बीएनएस रखें, पॉलिटी रखें, बीएनएस रखें। पॉलिटी सबसे पहले, बीएनएस नहीं, पॉलिटी की बात है, बीएनएस होनी चाहिए। ये सीक्वेंस रखें, पॉलिटी है, बीएनएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस है। साइंस में भी आप बायो कह सकते हैं, और उसके बाद में इकोनॉमी रख सकते हैं। करंट अफेयर रिसेंट के जो भी एग्जाम यूपीएससी के हुए हैं, चाहे 2021 में हुआ हो, चाहे 2017 में हुआ हो, उसमें करंट अफेयर का ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो करंट अफेयर को आप, मैं कहता हूं कि आप लास्ट में रखें, सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट की कोशिश करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए होंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में हम आपको किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आपको डिस्कस करेंगे, जिससे आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि इस समय पर क्या है, टीचर तो बहुत सारे हैं, टीचरों की कमी नहीं है, बस गाइडेंस करने वाला नहीं है। आपको
इस समय पर एक गाइडेंस की ज़रूरत है। भटकाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पर कभी कोई वीडियो बना आ जाती है आपके सामने, कभी कोई वीडियो आ जाती है, तरह तरह की वीडियो आती रहती है आपके सामने, जिससे आप भ्रमित होते रहते हैं। और खासकर नया बच्चा है जो अभी 12th ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है, जो CSL देगा 12th के बाद में, या ग्रेजुएशन के बाद में CGL देगा या बैंक देगा, तो विद्यार्थी नए नए जो होते हैं वो भ्रमित होते हैं, कभी किसी की वीडियो को देखकर, कभी किसी स्ट्रेटजी को देखकर। तो वो मैं भ्रमित वाले जो आप विद्यार्थी हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइडेंस करने की कोशिश करूँगा। मैं साफ साफ आपको बोलूँगा, मैं यहाँ पे कोई कोर्सेज सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको अपने भाई के नाते एकदम सटीक और सही डायरेक्शन दूंगा। और पढ़ाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी। आप मैं मैथ पढ़ाऊँगा, मैं रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ। सब्जेक्ट SSC की तो मैं कम अवेश सारी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और बैंक की मैं नहीं कह सकता हूँ, बैंक मैं रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा बैंक की, और मैथ भी पढ़ा दूंगा, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट को मैं डील नहीं कर सकता हूँ। उधर SSC की हर फील्ड में आपको मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। और एकदम सटीक डायरेक्शन हम आपको डील करेंगे। और एकदम प्यारी से सिलेबस है SSC का, कितना प्यारा सिलेबस, अगर इसको अच्छी तरीके से गाइडेंस में पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। बस अर्थ एक सटीक डायरेक्शन हो, एक सटीक सिलेबस हो। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।